वेलकम फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं साइंस पेडागोजी बीएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक, मैराथन क्लास होने वाली है ये आपकी, जिसमें से आपको पता होगा कि ये मैराथन क्लास है क्योंकि आपके 25 जुलाई से आपके पेपर चालू हैं और यहाँ पर मैं मैराथन लेके आया हूँ, जिसमें से पूरे आपको कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड के आपको पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके पूरे मिलेंगे आपको। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए, जब तक कि आप समझ में ना आ जाए कि क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। और एक साथ मैं साइंस पेडागोजी के पूरे क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं मैं सारे करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों की क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक, कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक। और ये बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए है पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि, जिसको बोलते हैं साइंस पेडागोजी की मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, ठीक। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पहला दिया गया विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। फिर आगे दिया गया विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। फिर तीसरा दिया गया किस विज्ञान के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ, फैराडे में नहीं हुआ, ठीक। आगे आप आएंगे जब क्वेश्चन देखेंगे, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास को विज्ञान कहते हैं। किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर आइंस्टीन साहब ने कहा था, ठीक। आगे हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना। विज्ञान का ज्ञान होता है उपयुक्त शब्द। क्यों होता है? विज्ञान क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है, सुव्यवस्थित होता है। आगे दिया गया है निम्न कथन में संबंधित है। विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रश्नावली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको मिलाना ही नहीं, अब तो वैज्ञानिक विधि में अनुसार मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना विज्ञान कहलाता है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। आगे आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यह गया वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो समस्या की आवश्यकता होती है। आगे दिया गया है वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है विज्ञान को जाता है। 10वां दिया गया रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है, जैविक उर्वरकों का किया गया है। आगे दिया गया है वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है, तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विज्ञान में किसी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस विशिष्ट प्रक्रिया को ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया विज्ञान वर्ग में कौन कौन से दो वर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। देखो, विज्ञान वर्ग में दो ही चीज़ होती है, भौतिक विज्ञान होती है और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान नहीं होती, रसायन विज्ञान केमिकल में आ जाता है, ठीक है। आगे दिया विज्ञान किस पर निष्कर्षों में खोज में रहता है, पर तो विज्ञान हमेशा परिणामवाची पर ही खोज पर निर्भर रहता है। 15वां दिया गया छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने की प्रेरित करते हैं, अन्वेषण करने की प्रेरित करते हैं। विज्ञान की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। विज्ञान की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। आगे दिया गया साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान। साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आगे दिया गया वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है, वैज्ञानिक हमेशा सत्य की खोज में रहता है। क्यों खोज में रहता है? क्योंकि उसको पता है वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में ही रहता है। आगे आप आएंगे, ठीक। अगला दिया गया हमारा क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं।
तो छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिकी की सामाजिक उपयोग समझना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना और उपयुक्त सभी। अगला दिया गया शिक्षण उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, अगला दिया गया है निम्न में समान उद्देश्य नहीं है। ठोस द्रव गैस का प्रकृति का अध्ययन करना ये समान उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है ठोस द्रव गैस के अध्ययन करने के लिए बहुत ही कठिनाई करनी पड़ती है। हमें दिया गया उद्देश्य का लक्ष्य क्षेत्र होता है, कैसा होता है? व्यापक और असीमित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो प्राप्त उद्देश्य का उद्देश्य संकुचित और सीमित होता है, संकुचित और सीमित होता है। आगे दिया गया हमारा उद्देश्य शब्द किससे मिलकर बना? तो उद्देश्य शब्द उत प्लस उद्देश्य यह सबसे मिला है, तो ये सभी से मिलकर बना है। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कितनी होती है? तो दीर्घकालीन होती है। 8वां दिया गया निम्न किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? तो उद्देश्य या लक्ष्य का मापन मूल्यांकन संभव नहीं है। आगे दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, निम्न किसका मापन और मूल्यांकन संबंधित उद्देश्य या लक्ष्य का। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। तो उपयुक्त सभी में विषय वस्तु का चुनाव, विशिष्ट उद्देश्य का चुनाव, कक्षा या कच्छ शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना। लक्ष्य शब्द किससे बना है? तो लक्ष्य शब्द लक्षित से मिलकर बना है। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर हमारा दिया गया है, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये लक्ष्य का स्रोत नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। दिया गया है प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? शिक्षक की होती है। चौदह नंबर क्वेश्चन पे आएंगे आप। दिया गया उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता है एवं महत्व, क्योंकि यह परीक्षक के लिए प्रश्नों में चयनित सहायक होता है। इनकी सहायता से मूल्यांकन और मापन संभव होता है। शब्द सामग्री में चयन की सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। किसका स्रोत मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है? प्राप्त उद्देश्य का होता है। आगे दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया चाहिए। अगला दिया गया 17 नंबर, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। छात्र कार्बन की यौगिक की जांच कर सकेंगे, ये उनके लिए उद्देश्य नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें दिया गया पहला नंबर, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिक को उदाहरण दे सकेंगे। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक से रिकमेंड जरूर कीजिएगा। फिर उसके नंबर हम तीसरे सेट पे आते हैं। हमारा दिया गया है अगला चैप्टर हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ब्लूम के द्वारा किया गया ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? नियंत्रण संबंधित नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष से क्या संबंधित नहीं? नियंत्रण संबंधित नहीं है। दिया गया भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, उद्दीपन संबंधित नहीं है। भावात्मक पक्ष से क्या संबंधित नहीं? उद्दीपन संबंधित नहीं है। बोला क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिम्पसन के द्वारा किया गया। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? सिम्पसन के द्वारा दिया गया। बोला क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, कार्य करना संबंधित है। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, कार्य करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ब्लूम के द्वारा, कर्थवाल के द्वारा और मसीहा के द्वारा भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है। अगला दिया गया विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है। तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य का गुण नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्य को प्राप्ति असंभव है। अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति असंभव है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, RCEM उपागम की विशेषता है। उपयुक्त सभी। उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल होता है। उपागम की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यता पर विशेष बल दिया जाता है। सभी है। बोला गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यता का उल्लेख किया है? तो गिलफोर्ड ने 120 मानसिक योग्यता का उल्लेख किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला दिया गया है,
RCM का पूरा नाम क्या होता है? तो RCM का पूरा नाम होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु कितने स्तर होते हैं? तो ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के स्तर 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्लेषण का स्तर नहीं होता है। तो तत्वों का विशेष संप्रेषण करना विश्लेषण का स्तर नहीं होता है। अवबोधन के अंदर किस प्रक्रिया पर सम्मिलित किया जाता है? तो अनुवाद पर सम्मिलित किया जाता है। आदत निर्माण किससे संबंधित है? तो क्रियात्मक पद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1956 में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का किया गया था 1956 में और क्रियात्मक पक्ष का किया था 1969 में। तो ज्ञानात्मक का 1956 में, ज्ञानात्मक का 1956 में और क्रियात्मक का 1969 में, भावात्मक का 1964 में। किसने किसने किया था? तो ब्लूम ने और कर्थवाल और मसीहा के द्वारा किया गया था। ब्लूम के द्वारा, कर्थवाल और मसीहा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुवाद, व्याख्या और भावावेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो अवबोधन में सम्मिलित किया जाता है। अनुवाद, व्याख्या और भावावेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो अवबोधन में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विधि शिक्षक का भी शिक्षक यह कथन किससे संबंधित है? तो टेलीरेंट से संबंधित है। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये स्किनर से संबंधित है। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। कथन किस मनोविज्ञान से संबंधित है? तो स्किनर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कौन सी विज्ञान शिक्षण की विधि है? तो प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि उपयुक्त सभी होगी। अगला दिया समस्या समाधान चरण है। तो समस्या का चयन करना और तथ्यों का विश्लेषण करना, तथ्यों का एकत्रित करना उपयुक्त सभी। अगला दिया गया शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी? भाषण और व्याख्यान विधि। भाषण और व्याख्यान विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। ठीक। अगला दिया गया हमारा क्वेश्चन कि शिक्षण की सबसे प्रचलित और सबसे अधिक प्रचलित विधि है भाषण और व्याख्यान विधि। प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है, मनोवैज्ञानिक होता है। प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है। ये किस पर निर्भर करती है? यह अध्यापक निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्याख्यान विधि के गुण हैं ये सभी हैं। व्याख्यान गुण की विधि ये सभी हैं। समस्या, समय का बचत, सुविधाजनक, आर्थिक दृष्टि उपयोगी। व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। यह विधि सस्ती होती है, विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। 10वां दिया गया प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह बेलर से संबंधित है। अगला दिया गया है हमारा क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का चरण नहीं है। तो भाषण देना प्रयोजना विधि का चरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम भाषण नहीं दे सकते हैं। प्रयोजना विधि किस विधि पर आधारित होती है? तो प्रयोजना विधि यथार्थता के सिद्धांत पर, अनुभव के सिद्धांत पर, सहकारिता के सिद्धांत पर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर दिया गया है कि ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। फिर आगे दिया गया ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? तो ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है मुझे खोजना। अन्वेषण विधि, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आर्मस्ट्रांग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विचारों को पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नियम नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन प्रोयंग से संबंधित है। अगला 17 नंबर यह, निम्न कौन सी विधि छात्रों को रटने में आदत प्रदान करती है? तो निगमन विधि रटने में आदत प्रदान करती है। निम्न किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षणों का मुख्य रूप से होता है? तो निगमन विधि का।
अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र होता है? तो व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता होता है, सुनने वाला होता है जब उसको व्याख्यान विधि बताई जाती है। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? तो वो प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? तो प्रयोगशाला विधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी टोली शिक्षण की व्यवस्था नहीं है? तो यह एक जटिल विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया था। निम्न कथन में मनोवैज्ञानिक संबंधित है? तो एलन से संबंधित है। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म निर्धारित 36 मिनट की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विद्यालय में हुआ था? तो स्टैनफोर्ड विद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण विधि किस विद्यालय में हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा था? तो इन सभी का प्रयोग किया जा रहा था। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता पर वृद्धि करना नहीं है। अगला दिया गया हमारा, क्लिप्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? तो 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण पद है? तो दिया गया है, विशिष्ट कौशलों का रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न कथन में किससे संबंधित है? शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह डॉक्टर बीके पासी के द्वारा किया गया था। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ध्यान से देखें, 12वां नंबर, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शास्त्र जिसके प्रयोग करके शिक्षण अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः क्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न किससे संबंधित है? तो डॉक्टर एच.पी. कुलश्रेष्ठ से संबंधित है। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बोल रहा है एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्यक्रम में कितनी अवधि होनी किया गया है? तो 6 मिनट किया गया है। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ भी और नहीं भी। फिर अगला दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो D.W. एलन एवं कीथ एचसन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों को सही क्रम है? योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पुष्टि करना। अगला दिया गया है, अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है? तो विषय वस्तु का छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है उपयुक्त सभी। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते थे? तो अभिक्रमित सीखना, इसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। अगला हमारा 6वां आ गया पार्ट, दिया गया विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? तो बोल रहा है एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देना, स्वानुदेशन, प्रतिपुष्टि में समस्या समाधान करना। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर में निम्नलिखित किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है? तो अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में निम्न में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो संग्रहण क्षमता की कमी। बोला भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर इका है। अगला 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? तो उपयुक्त सभी।
बोल रहा है विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी में। बोल रहा है इनमें कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में है, तो ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कंप्यूटर की शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है, तो उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देना, उपयुक्त सभी। सातवां हमारा दिया गया है कि अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्य के अनुगामी होना और उसके पीछे चलना। निम्न किससे संबंधित है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है, मैकग्रेथे का है ये कथन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है, ये कथन किससे संबंधित है, तो कार्टर वीगुड से संबंधित है। निम्न में से शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार है मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य है उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की कार्यप्रणाली में विकास और सुधार करना, विद्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर का ऊंचा उठाना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्न में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है, तो बोल रहा है बाल व्यवहार में संबंधित समस्याएं, शिक्षण में संबंधित समस्याएं, परीक्षा में संबंधित समस्याएं। सातवां दिया गया निम्न क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार है, तो उपयुक्त सभी। निदात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक, आगे दिया गया संभावित क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान। आठवां दिया गया निम्न क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं, तो इनमें से दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ है समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, लचीले सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया घटना स्थल पर यह अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान शब्द की अंग्रेजी भाषा के किस शब्द में समकक्ष होता है, तो रिसर्च में होता है। अगला क्वेश्चन आ दिया गया है एक्शन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, तो एक्ट और ऑन से मिलकर बना है। निम्न कथन किससे संबंधित है, क्रिया अनुसंधान व अनुसंधान जो एक व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है, रिसर्च एंड इन एजुकेशन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है बोल रहा है इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था, तो एच.सी. मैरिसन ने किया था। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इकाई योजना का विकास एच.सी. मैरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो इकाई योजना को लाने का श्रेय हर्बर्ट महोदय को जाता है। हर्बर्ट ने पाठ योजना का निर्माण कितने चरण में किया था, तो हर्बर्ट ने पाठ योजना का निर्माण पाँच में किया था, 5 चरणों में प्रयोग किया था। इकाई योजना की विशेषता निम्न में से नहीं है, तो इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। RCM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डॉक्टर दुबे के द्वारा किया गया था। अगला दिया गया RCM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी की संज्ञात्मक क्षेत्र में कितने वर्गों में लिया गया है, तो 4 वर्गों में लिया गया है। हार्वर्ड की पाठ योजना का चरण निम्न कौन सा नहीं है, तो विश्लेषण संबंधित नहीं है। 9वां नंबर हमारा दिया गया है निम्न कौन सी पाठ योजना की विशेषता नहीं है, तो पाठ योजना की उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। निम्न पाठ योजना की विशेषताएं हैं, तो पाठ योजना में शिक्षक विद्यार्थी दोनों ही क्रियाएं पहले निर्धारित होनी चाहिए। पाठ योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से हो। पाठ योजना में बोध प्रश्नों में ही किया जाना चाहिए। ग्यारहवां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है इकाई योजना का स्वरूप है संकुचित और व्यापक। इकाई योजना का अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रभाव के नियम पर, उद्दीपक के अनुक्रिया नियम पर, तत्परता के नियम पर। टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया। किसने जिल्लर को स्पष्ट विभाजन को एक और पद जोड़ा, तो विलियम रिन ने जोड़ा था। विलियम रिन जिल्लर जो हमारे विलियम रिन जिल्लर को स्पष्टता विभाजन का एक और पद जोड़ा विलियम रिन ने।
विलियम रेल जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो उद्देश्य कथन का जोड़ा गया था। आगे दिया गया RCM उपागम कब विकसित किया गया? तो 1961 में विकसित किया गया। किसने पाठ योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? तो प्रो HR श्रीवास्तव ने और JP सूर्य ने अपनाया। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? तो बोला है सीखने की क्षमता, सिखाने का ज्ञान, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का, सभी का ज्ञान हमें रखना चाहिए। अगला दिया गया है शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना, ये किसने कहा था? तो IK डेविस ने कहा था। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न कौन सी NCERT उपागम की सीमा नहीं है? तो लेखन क्रिया नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? तो दिया गया वास्तविक वस्तु का उपयोग करते हैं, चित्र का करते हैं, मॉडल और स्लाइड का भी उपयोग करते हैं। निम्न कौन सी असुचरित साधारण उपकरण की उदाहरण नहीं है? तो गुरुत्व केंद्र नहीं है। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो चौक और टॉक पर निर्भर रहता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं उपरोक्त सभी। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, है ना, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री सभी हैं। अगला दिया निम्न कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री विशेषता है? शुद्धता का होना, सतर्कता का गुण होना, मितव्ययी होना, ये सभी गुण होते हैं। अगला दिया गया है निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुओं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है, ये किसने कहा था? विटिच और सुलन से कहा था। निम्न से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो एटलस, ठीक बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो रेडियो नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया सरल कमानीदार तुला बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कीलों का उपयोग करते हैं, 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का, और धागे का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? तो ग्लोब। 11वां नंबर दिया कक्षा में जब अध्यापक श्याम पट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ आ जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या का निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। निम्न में कौन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है? तो दिया गया बुलेटिन बोर्ड नहीं है। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक पंखे का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? तो थर्मोस्टेट बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर दिया गया है कि स्लाइड का उपयोग करके चित्रों को किसमें दिखाया जाता है? तो जादू की लालटेन में दिखाया जाता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दे, उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य सामग्री में आँख और कान साथ कार्य करते हैं, किसने कहा था? तो कॉमेनियन से कहा था। अगला हमारा दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम लोग आधे घंटे में हम लोग ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और हम ऐसे मोटिवेशन बनाए रखिएगा तो हम पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे साइंस पेडागोजी के। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बीट वाले जितने भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, वो लोग सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी होगी। और वीडियो को मेरी जितना हो सकते इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम में जाए, कहीं सोशल मीडिया में सब में भेजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि यूट्यूब में बीएड की क्लासें मैराथन बहुत ही कम पड़ी है, जिसमें आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे। वो पेड कोर्स ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि चलाते हैं इस वजह से चलाते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। और लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास देने की सोच रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो घाटा ही है, लेकिन मैं आपको फ्री क्लास देने के लिए बहुत तैयार हूँ। चलो आगे मैं देखता हूँ आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है। तो बोल रहा है छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना। किस छात्र को प्रदर्शन के मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है। तो दिया गया है निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। बोल रहा मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह समग्र शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो कोठारी आयोग का संबंधित है। अगला दिया गया है चौथा नंबर। बोला मूल्यांकन कैसे प्रक्रिया है। तो ये सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य की किस सीमा तक प्राप्त है। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है। तो ये एनसीईआरटी से संबंधित है। निम्न कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो याद कराना मूल्यांकन संबंधित नहीं है। निम्न कौन सी मूल्यांकन विशेषता है। तो एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया मूल्यांकन संबंधित नहीं है। अगला दिया गया हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है। बोल रहा है क्रोनबैक से संबंधित है। बोल रहा परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। निम्न कौन से निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। तो इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। अगला हमारा दिया गया है मूल्यांकन क्या एक नवीन धारणा है। मूल्यांकन होता है सभी में मापन ग्रेडिंग मूल्यांकन निर्धारण करने में मापन के कितने स्तर यह मापनी होती हैं। तो 4 होते हैं। मापन किस पे अंतर्माप यानी होती है। तो 4 होते हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है अनुपात। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्धारण किसने किया था। तो हिरासमैन ने किया था। अगला दिया गया अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं हैं। तो वैधता विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता ये सभी हैं। अगला दिया गया परीक्षण की रचना किसने की थी। तो गाल्टन और कैटल ने की थी। परीक्षण की रचना किसने की थी। तो गाल्टन और कैटल ने की थी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है नकल कराना। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण जो एक विषय विशेष पाठ्यक्रम के विषयों में व्यक्ति के ज्ञान समझ और कौशल का मापन करता है। तो एस फ्रीमैन से है। निम्न में कौन सी संप्राप्त परीक्षण कार्य है। तो अधिगम हेतु प्रेरित और निर्देशित करना सूचना स्रोत के रूप में शैक्षिक मार्गदर्शन कराना। बोला CBCS क्या है। तो ग्रेडिंग सिस्टम है। पहले नंबर दिए जाते थे कि अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा। तो दिया गया क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। अगला दिया गया है हमारा क्वेश्चन निदानात्मक परीक्षण इंगित छात्रों को त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। वो दिया गया है डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण करना है निदान करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनको स्तरों को सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया को उल्लेख करता है। तो गुरु एवं ब्राकी से दिया गया निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है प्रकरण की विशेष वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है नौदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। तो पिछले बालकों को पहचान करना पाठ्यक्रम में बल केंद्रित बनाना अध्ययन प्रक्रिया सुधार करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है तो औपचारिक शिक्षण करना। अगला दिया गया है निदानात्मक परीक्षण में निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है। तो बोल रहा उप इकाइयों की अवधारणा विषय वस्तु की प्रस्तुत करना आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार पूर्व ज्ञान और कौशल आदि में विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार अर्जित ज्ञान और कौशल में प्रयोग देना।
बोला अध्यापक को अपनी अध्यापक विधि में अवश्य परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यता अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। यह अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निदानात्मक प्रशिक्षण कहलाती है। 9वां नंबर दिया गया है, पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए, सोचने को हल प्राप्त करना चाहिए, उत्तरों को छात्र स्वयं सोच सकें। शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाना होता है और निदान के आधार पर शिक्षण करना होता है उपचारात्मक। अगला दिया गया है, जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसको संपूर्ण उपलब्धि की जांच हेतु लिए जाते हैं उपलब्धि परीक्षण करना। अगला दिया गया है हमारा डायग्नोसिस शब्द का अर्थ होता है, तो डायग्नोसिस शब्द का होता है मूल कारण रोग निर्णय होता है। उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाए उसको उपलब्धि के स्तर पर पता लगाना होता है। निम्न परीक्षण किससे संबंधित है? तो बोल रहा है निम्न, अगला दिया गया निम्न परिभाषा किससे संबंधित है? उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी समान योग्यता के कारण नहीं है, अंशतः पूर्णता दूर करने के लिए उद्देश्य विशेष शिक्षण है जो शिक्षा शब्दकोश से संबंधित है। अब देखो धीमे धीमे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मंजिल आ रही है हमारी धीमे धीमे। ठीक, आगे दिया गया है हमारा पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो क्यूटर से हुई है। अगला दिया गया है क्यूटर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। क्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। क्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अगला दिया गया है पाठ्यक्रम वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग लाता है। मुनरो, पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार है। यह कथन किससे संबंधित है? तो फ्राबेल से संबंधित है। बोला निम्न कौन सी सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित नहीं है? तो सूझबूझ का सिद्धांत संबंधित नहीं है। 7वां नंबर दिया गया है विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 8वां दिया गया है फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक शैक्षिक समाज विज्ञान है। अगला दिया गया है पाठचर्या के मुख्य रूप हैं उपयुक्त सभी। अगला दिया गया 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्न कौन से पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों में राष्ट्रतंत्र का विकास करना पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में राष्ट्रतंत्र का विकास करना पाठचर्या का उपयोग नहीं है। अगला दिया गया हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी पाठचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं तो कुछ विषयों को विविध विषयों में से चुनाव करना होता है। कोर पाठचर्या, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है? क्रिया केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अगला दिया गया प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है? तो क्रिया केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। कौन सी पाठचर्या करके सीखने पर बल देती है? तो क्रिया केंद्रित बल देती है। पाठचर्या का उद्देश्य है बालक को लोकतंत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हेतु बल तैयार करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। आगे दिया गया हमारा कैरिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लेखक हैं B.K. व्हीलर। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को क्या कहा जा सकता है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगला दिया गया है निम्न कौन सी NCF 2005 का सुझाव नहीं है? तो सूचना को ज्ञान माना जाना NCF 2005 का सुझाव नहीं है। अगला दिया गया है NCF का पूरा होता है नेशनल कॉमन फोर्स। तो NCF का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल कॉमन फोर्स होता है। अगला हमारा दिया गया है क्वेश्चन, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया था? 1964 में किया गया था। कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार द्वारा किया गया था। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। आगे दिया गया है
प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या होना चाहिए? तो छोटी छोटी पट्टियाँ होनी चाहिए, जिसको फास्ट ट्रैक बोलते हैं। फास्ट एड छोटे बच्चों ने देखा होगा, ठीक है, फर्स्ट एड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या होना चाहिए? तो खिलौने होना चाहिए। निम्न कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? तो मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, यह आवश्यक नहीं है। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किनमें कौन सा सुझाव कमेटी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया था? तो बोल रहा है समान विज्ञान का प्रयोगशाला का गठन करना, स्टोर रूम की स्थापना करना, प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण करना। समान भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के में कौन कौन सामग्री आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है। निम्नलिखित में से बोल रहा है कथनों में संबंधित है? तो डॉक्टर कठोरी योग से विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना कुठारी योग से संबंधित है। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को आवश्यक दिया जाना चाहिए? तो कम से कम 2 पीरियड देना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? तो व्याख्यान कक्ष सर्वोद्देश्य, ये हमारा प्रयोग विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 11वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, अम्ल द्वारा जले हुए भाग में किसका घोल लगाना चाहिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल जो होता है उसको लगाना चाहिए। अम्ल का घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए? नारियल का। पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का महत्व है। बालक में सामाजिक आती है, तर्क शक्ति विकास होता है, बालक करके सीखने से सिद्धांत प्रकार करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए? तो प्रयोगशाला में कर्मचारी होना चाहिए, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, स्टोर कीपर होना चाहिए। अगला दिया गया, प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर कौन सा चिन्ह होता है? तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह। अगला दिया गया हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप, प्रयोगशाला विधि का निवारण करने में छात्रों को विकास में होने वाले लाभ कौन से हैं? तो तर्क शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, उपयुक्त सभी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, विज्ञान से संबंधित तत्व शोध खोजों एवं अनेक लेखों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? तो हैंडबुक नहीं, जर्नल में, ठीक। निम्न भारत में प्रकाशित होने वाली जर्नल है साइंस एंड द होम। अगला दिया, निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? तो विज्ञान प्रकृति है, नहीं है, तो दिया गया प्राइमरी टीचर है। अगला हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सी पत्रिका विदेश से प्रकाशित होती है? तो साइंस टीचर। निम्न कौन सी हिंदी भाषा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? तो विज्ञान लोक, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 6वां नंबर कि पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल है? तो साइंस इन द होम, साइंस इन द होम और साइंस इन द सिटी, ये पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल है। अध्यापक के द्वारा उपयोग हेतु समय समय तैयार पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो हैंडबुक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रकरण के सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पारदर्शी तल का वह भाग जिसमें रेखा चित्र व तस्वीर अगला दिया गया है हमारा, पारदर्शी तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र व तस्वीरें बनी होती हैं क्या कहलाता है? तो स्लाइड कहलाता है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने पत्रिका नहीं है, इन द टू स्पेस। निम्न कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है? साइंस साप्ताहिक पत्रिका है। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अच्छी पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो कागज अच्छे स्तर का होना चाहिए। स्लाइड किससे प्रयोग करते हैं? तो प्रोजेक्टर से करते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग सभी पाठ की रूपरेखा के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के हेतु, शिक्षक तकनीकी रूप में,
अगला दिया गया शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी का। अगला 16 नंबर दिया गया हमारा, निम्न में कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है, तो शिक्षण सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ये स्लाइड का उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 17 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों या क्रिया द्वारा संपादन हेतु जिस पुस्तक में का प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, तो कार्य पुस्तक कहते हैं। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है, कार्य पुस्तक। वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, तो हफ्त पुस्तक होती है। अगला दिया गया है, वह कौन सी पुस्तक है जो छात्र के लिए अभ्यास और दिशा निर्देशित करती है, तो कार्य पुस्तक इन द टू स्पेस पत्रिका है, द्विमासिक पत्रिका है। निम्न में से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल है न्यू ट्रेडर्स एंड बायोलॉजी टीचिंग। अगला दिया गया है, इंडिया प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है, विज्ञान प्रकृति। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंक पत्र में शैक्षिक स्तर में कितने अंक प्रदर्शित किए गए हैं, 50। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज का अंक पत्र का पूर्णांक कितना होता है, 1000 होता है। फिलने द्वारा हल्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं, तो 2 भागों में कर सकते हैं। किसके अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन 2 भागों में कर सकते हैं, तो फिलने तथा हल्ड के द्वारा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण हैं, उपरोक्त सभी, हंसमुख स्वभाव से निर्मल, उत्तम क्षेत्र वाला होना चाहिए, नूतन पद्धतियों तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए, श्याम पट पर उपकरणों का चित्रांकन करने का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4था नंबर, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न शिक्षण की समान योग्यता नहीं है, प्रयोग करने की क्षमता। 5वां दिया, निम्न से शिक्षक की विशिष्ट योग्यता नहीं है, तो इनमें से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना। ठीक। अगला दिया गया 6वां नंबर हमारा, निम्न में से विज्ञान शिक्षक की समान योग्यता नहीं है, तो इनमें से 6वां नंबर आप देखेंगे तो इनमें समान योग्यता नहीं है, नेत्र क्षमता करना, निष्पक्ष दृष्टि योग्यता व स्पष्टवादिता, ये सभी। 7वां दिया, निम्न में से विज्ञान शिक्षक की विशेष योग्यताएँ हैं, ये सभी होंगी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। अगला दिया गया, विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो क्रमबद्ध, छात्रों के स्तर के अनुरूप व स्पष्ट हो, ऐसी होनी चाहिए। शिक्षक के क्षेत्र में व्यापक उत्तरदायित्व किसका होता है, शिक्षक का। विज्ञान के पाठ्यक्रम सायगामी क्रियाएं, ये सभी हैं। और ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा भैया लोग, जितने भी लोग हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये टीजीटी मैथ्स टीजीटी वाले को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की सारी क्लासें आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल में ओनली टीजीटी वाले ही जाएंगे, टीजीटी वाले, मैथ वाले, जिनका सपना होता है सारे बच्चों का उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है। आज बीएड की मैराथन क्लास हो गई आपकी, साइंस पेडागोजी बीएड सेकंड सेमेस्टर की। और पहला आपको पता होगा कि किस तरीके से आपके पेपर हैं, तो बीएड के पेपर है, बीएड साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ठीक, शिक्षा के ऊपर पेज, फिर इन्वायरमेंटल, ऐसे 4 पेपर आपके होंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। भैया 1000 सब्सक्राइब करवाइएगा तो हम लोग लाइव आ सकें। ठीक है।